अब समझेंगे प्रयत्न विचार। क्या समझेंगे? प्रयत्न विचार। तो प्रयत्न कहते किसको है, उसको जानते हैं। प्रयत्न कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण के लिए जो भी वर्ण अ आ हर्ष दीर्घ क ख ग घ इत्यादि जो भी है, उस वर्णों के उच्चारण के लिए तालु कंठ ओष्ठ इत्यादि का जो है सो आंतरिक क्रिया होती है ना, उस क्रिया को जो क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। जो भी आंतरिक क्रिया होती है, जैसे प बोले तो ओष्ठ में ओठ सटना अनिवार्य है ना। तालु समुदन शब्द, तालु में जो जीव क्या होता है, स्पर्श करता है, वायु उसे स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। तो ये क्या है, ये जो है सो आंतरिक यंत्रों द्वारा इसकी क्रियाएं होती है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। प्रयत्न को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। जो अभ्यंतर प्रयत्न हुआ जो अंदर ही अंदर कार्य करता है, और बाह्य प्रयत्न जो हुआ वो बाहर की तरफ कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले अभ्यंतर प्रयत्न को समझते हैं। ठीक है। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो है, प्रयत्न जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रयत्न हुए? 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। और अभ्यंतर प्रत्यय हुए 5 प्रकार के। कौन कौन? स्पृष्ट और ईषत, विवृत, ईषत विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। तो स्पृष्ट किसको कहते हैं? तो कहते हैं सभी स्पर्श वर्णों, जितने भी स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं? क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक, है ना। वो जितने भी वर्ण है वह क्या स्पर्श वर्ण है। कहते हैं जितने भी सभी स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इसके उच्चारण के साथ वाग इंद्रिय के उच्चारण स्थान का स्पर्श होता है। वाग इंद्रिय अर्थात जो अंदर की जो इंद्रियां है, जीभ है, ओष्ठ है, तालु है, उसकी जो है सो क्या होती है, उस स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर जो ध्वनि निकलती है, वही तो है स्पृष्ट, है ना। उसी को स्पृष्ट कहते हैं और यह अभ्यंतर प्रत्यय की प्रयत्न की एक भाग है। उसके बाद कहते हैं दूसरा ईषत स्पृष्ट। वह अंतःस्थ वर्णों का ईषत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। जो भी अंतःस्थ वर्ण क्या है, य र ल व, ये 4 क्या है, अंतःस्थ वर्ण है। इसकी जो है ईषत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। कहते हैं य र ल व स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होने से क्या होता है, अंतःस्थ कहा जाता है इसको। स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होने के कारण यह अंतःस्थ कहलाता है। इसमें वागेंद्रिय कुछ बंद रहती है। इसमें जो है, इस जो भी वागेंद्रिय है कुछ क्या क्या बना रहते हैं, जैसे कहते हैं य र ल व बोले, लेकिन मुंह जैसे के जैसे वैसी है, लेकिन आंतरिक क्रियाएं जो है सो हो रही है, लेकिन कुछ जो है सो क्या होती है, वागेंद्रिय बंद रहती है, है ना। उसके बाद तीसरा है विवृत। विवृत कहता है सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। जितने भी स्वर वर्ण है, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ डी ए आई ओ औ, है ना। तो ये सब क्या है, विवृत है, विवृत प्रयत्न। जितने भी स्वर वर्ण है वो सब के सब क्या है, विवृत प्रयत्न है। इसमें वाग इंद्रिय खुली रहती है और इसमें जो बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो वाग इंद्रिय क्या होती है, खुली रहती है। अ आ हर्षी दीर्घ हर्षु दीर्घ, है ना, री ए आई ओ औ अंग अ। इसमें जो वाग इंद्रिय क्या होती है, खुली रहती है ना। तो औ तक ही होता है स्वर, अंग अ स्वर नहीं है। अंग अ जो है सो ये अनुस्वार है और एक विसर्ग है, अ से औ तक ही स्वर है। ठीक। उसके बाद आता है ईषत विवृत। ईषत विवृत उष्ण वर्णों का, इसका होता है उष्ण वर्ण का। उष्ण वर्ण क्या है, क्लावी समुदन स दम स और ह, ये क्या है, उष्ण वर्ण। तो उष्ण वर्ण क्या होता है, तो यह ईषत विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आता है। ईषत विवृत प्रयत्न किसका होता है, तो क्लावी समुदन स दम स ह का। कहता है इसमें वाग इंद्रिय कुछ खुल जाती है और इस प्रयत्न में, ईषत विवृत प्रयत्न में जो वाग इंद्रिय जो अंदर की है वह क्या होती है, कुछ खुली होती है। पूरी तरह से खुली हुई नहीं होती, लेकिन कुछ खुली होती है। पांचवा है संवृत। संवृत जो है सो हर्ष आकार का संवृत प्रत्यय होता है। जितने भी हर्ष आकार है उसका क्या होता है, संवृत प्रत्यय होता है। जैसे अ हर्षी हर्षु, जितने भी हर्ष वर्ण है, लेडी है ना, री, ये जितने भी हर्ष वर्ण है उसका क्या होता है, संवृत होता है। ठीक है। तो हमें लगता है कि प्रयत्न विचार का जो सो अभ्यंतर प्रयत्न आप लोग समझ गए हैं, समझे। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक ही बार में आप लोग समझ आते हैं। उसके बाद आप समझते हैं
क्या बाह्य प्रयत्न किसको कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न समझ लिए हैं, और ये बाह्य प्रयत्न क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बाह्य प्रयत्न जो है सो आपको बता दें, इसके 8 भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न जो है सो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन होता है, तो उच्चारण के अंत के प्रयत्न को जो क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न। जो उच्चारण करते हैं उसके जो अंत का जो प्रयत्न है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। क्या क्या होता है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले विवार को, श्वास को और अघोष को, ये तीनों एक ही जैसा होता है, इसलिए इस तीनों को एक ही बार में सेलेक्ट लेना है। ठीक है, कौन कौन, विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों एक जैसा होता है, इसलिए तीनों को एक ही में यहाँ लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कहते हैं वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय। किसका वर्ग, वर्ग मतलब क्या है, गणित में का नहीं, वर्ग माने कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है ना। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण का अर्थात क्या, क, ख, तो प्रथम वर्ग क हुआ, द्वितीय वर्ग ख, च, छ, च प्रथम, छ द्वितीय, ट, ठ, है ना, त, थ, प, फ, ये सब क्या है, प्रथम और द्वितीय। तथा तलाबे, स, मूर्धन स और दंश, तीनों सकार, ये क्या है, अघोष होते हैं। ये सब क्या होते हैं, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, तलाबे, स, मूर्धन स, दंश, ये सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इनके उच्चारण में केवल श्वास का, इनके उच्चारण में केवल श्वास का योग होता है ना, इसलिए इसकी श्वास संज्ञा भी होती है ना। इनके उच्चारण के समय कंठ क्या होता है, खुला रहता है, और खुला होने के कारण इसलिए इन्हें क्या कहता है, विवार भी कहा जाता है। ठीक, तो ये था विवार, श्वास और अघोष। उसके बाद आइए संवार, नाद और घोष में। कहते हैं शेष व्यंजन जो पहले बचा, प्रथम द्वितीय को छोड़ करके और तलाबी, समूर्धन स, दंश स को छोड़ करके, बाकी जो शेष बचा व्यंजन वर्ण, तो सभी स्वर घोष कहे जाते हैं, और बाकी जो व्यंजन बचा और सभी जितने भी स्वर है सबको क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहते हैं ना। इसके उच्चारण में नाद का योग होता है, इसके उच्चारण में नाद का योग होता है, अर्थात नाद जुटता है। तथा कंठ क्या होता है, कंठ क्या होता है, कंठ क्या होता है, मुंडा आता है ना। तो शेष व्यंजन अर्थात वर्ग का प्रथम द्वितीय को छोड़ के, तलाबी, समूर्धन स, दंश को छोड़ के, शेष व्यंजन वर्ण सभी स्वर व्यंजन और सभी स्वर, इनको घोष कहते हैं। और इसके उच्चारण में नाद का क्या होता है, योग होता है ना। तथा कंठ इसका क्या होता है, इसका कंठ मुंडा रहता है ना, मुंडा रहता है, इसी कारण ये संवार और नाद भी कहते हैं। उसके बाद बच गया अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास या प्राणवायु लगे, जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम श्वास लगे, कम दम लगे, है ना, और कम प्राणवायु लगे, उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण। और जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग हो, अधिक प्राणवायु लगे, उस वर्ण को कहते हैं महाप्राण, है ना। साधारणतः जिन व्यंजनों में हर्ष हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती हो वह हो गया महाप्राण, जिसमें हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती हो, राम, है ना, तो इस तरह हकार की ध्वनि सुनाई पड़ता हो वह हुआ महाप्राण, है ना। तो अन्य अल्प, बाकी जो इसके अलावा जो बच गया वो सब क्या हो गया, अल्पप्राण, है ना। तो अंतःस्थ वर्ण जो है ये सब अल्पप्राण है, ठीक है। उसके बाद उष्ण वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है, और वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण भी महाप्राण कहा गया है। तो ये सब आपको महाप्राण, अल्पप्राण, ये सब पिछले भी कक्षा में पढ़े थे, है ना। तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है, प्रयत्न में कोई दिक्कत है, प्रयत्न में अभ्यंतर और बाह्य भी समझ गए हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार इसका भी समझ गए, 5 प्रकार उसका भी समझ गए, तो आपका प्रयत्न हो गया समाप्त है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, चलिए अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो हम है ही। उसके बाद आगे फिर मिलते हैं।